तो आइए आज हम लोग पेपर 2 के साइंस की ओर बढ़ते हैं। और आज हमारा पहला क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग जो पहला टॉपिक है फूड यानी कि भोजन, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है और इसके ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं विज्ञान से पहले पाठ को। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रूटीन हमारा इस प्रकार से है, सोमवार से शनिवार का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लासेस का अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकें। तो चलिए अब लोग देखते हैं भोजन। तो भोजन क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे। हम सभी को भोजन की समझ है, भोजन हम लोग क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे कि भोजन क्या है। तो भोजन वह पोषक पदार्थ है, ठीक है। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव के द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं यानी कि कुल मिलाकर कहें तो जैव प्रक्रम के संचालन हेतु भोजन की आवश्यकता होती है ना। जैव प्रक्रम के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है और यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होता है। भोजन कोई एक पदार्थ नहीं होता है और इसकी मात्रा और इसके अवयव भी अलग अलग हो सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि भोजन के स्रोत क्या है। तो भोजन के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तो पादप से प्राप्त भोजन और दूसरा जंतुओं से प्राप्त भोजन। पौधे तथा जंतु ये दो मुख्य स्रोत हैं भोजन के, इसे ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके ऊपर डिटेल से क्लास, एक अलग क्लास भी आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। और यदि आप लोग इस पर भी डिटेल क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, इसके ऊपर भी मैं डिटेल क्लास लेकर आऊँगा। अब आगे चर्चा करेंगे कि भोजन के अवयव क्या है। तो देखेंगे कि भोजन के मुख्य रूप से 6 से 7 अवयव जो है इसके मुख्य हैं। अब ये कौन कौन से अवयव हैं इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और इनकी कमी से क्या परेशानियां हो सकती हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भोजन के जो मुख्य अवयव हैं इसे देखेंगे। एक सबसे पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है प्रोटीन, उसके बाद है वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल तथा रुक्षांश। ये रुक्षांश क्या होते हैं? तो रुक्षांश दरअसल फाइबर्स होते हैं जिनका हमारे शरीर के विकास और वृद्धि से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को या कहें कि हमारे आमाशय को, पेट को साफ रखते हैं, इसमें इनका ज़्यादा योगदान होता है। अब आगे देखेंगे कि ये जो पोषक तत्व हैं ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, जनन, स्वस्थ जीवन के लिए प्रचुरता में होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब देखेंगे कि बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शारीरिक विकास एवं उसके विभिन्न कार्यकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व और जल बृहद पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है, प्रोटीन है और सूक्ष्म खनिज तत्व के साथ साथ जल भी बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद देखेंगे कि सूक्ष्म पौष्टिक तत्व क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। तो इन तत्वों में विटामिन जो जल में भी घुलनशील होते हैं और वसा में भी घुलनशील होते हैं, दोनों प्रकार के विटामिन्स आते हैं। इसके साथ साथ कुछ आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व शामिल होते हैं जैसे आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये सभी अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता एवं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के लिए सूक्ष्म पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके इन सारे पोषक तत्वों के बारे में और इनकी कमी से होने वाली परेशानियों के बारे में, बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में बने होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं एवं इनका अनुपात क्या होता है? इनका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। अर्थात कार्बन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु शामिल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है इसके बारे में जानते हैं, समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 17 किलो जूल या कहें कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत के बारे में बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होती है, तो इसके मुख्य स्रोत हैं आलू, जितने भी मोटे अनाज हैं, जितने भी प्रकार के मोटे अनाज जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि, ये मोटे अनाजों में कार्ब्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फल भी हैं जैसे कि केला, आम, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो शर्करा वाली चीज़ें हैं, जो मीठी चीज़ें हैं, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, मुरब्बा इत्यादि, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है, यदि हम अपनी आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण कर लेते हैं तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में वसा के रूप में, फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है और इसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। प्रश्न आ सकता है इससे कि अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स के जमा हो जाने को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। साथ ही इसके बाद देखेंगे कि ग्लूकोज के आधिक्य का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन के रूप में संचयन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो 2 चीज़ें इसमें है, लाइपोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक मात्रा में संचयन को लाइपोजेनेसिस कहते हैं और ग्लूकोज के अत्यधिक मात्रा का संचयन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अब बात करते हैं कि एक वयस्क को प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन कम से कम 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। हालांकि जो खिलाड़ी होते हैं या जो बड़े हो रहे बच्चे होते हैं, 7 से 8 वर्ष से अधिक के आयु के बच्चे होते हैं, जिनका शरीर जो है वो ज़्यादा वृद्धि कर रहा है, ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो उन्हें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो अत्यधिक श्रम करने वाले लोग हैं उन्हें भी अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा चाहिए होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रोटीन के ऊपर। दूसरा प्रमुख भोजन का तत्व है प्रोटीन, और प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है। शरीर में जो भी टूट फूट हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार पड़ने के बाद रिकवरी करने में प्रोटीन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब देखेंगे कि प्रोटीन के संबंध में एक रोचक जानकारी है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? तो जे बर्जीलियस ने किया था। इसे याद रखेंगे, ये फैक्चुअल नॉलेज है। दरअसल ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते सीटेट में, लेकिन किसी दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ है। कितने एमिनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ है? 20 एमिनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ है। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि मानव शरीर का लगभग 15% हिस्सा जो है वह प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का कार्य ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ शरीर की मरम्मत भी करना है। ठीक है, शरीर की मरम्मत, शरीर में जो भी टूट फूट हो, इंजरीज़ हो, उसे ठीक करने का काम प्रोटीन का होता है।
मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और शेष जो 10 हैं वे भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। और इसमें एक फैक्ट जो है वो ये है कि हमारे शरीर में जो 10 प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है वे अनावश्यक होते हैं, उनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वे हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन करना ज़रूरी माना जाता है। अब देखें कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, तो 70 से 100 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन एक व्यक्ति को चाहिए होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग हमें 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब प्रोटीन के मुख्य स्रोतों की बात करें कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जितने भी प्रकार के दुग्ध उत्पाद हैं, दूध से बने हुए उत्पाद हैं, उनमें प्रोटीन पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा इत्यादि में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जितनी भी प्रकार की दालें हैं, खास करके सोयाबीन, अरहर, मसूर, मूंग, चना, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। तो दालें, मछली, अंडा, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मांस, पत्तीदार सब्जियां इत्यादि चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का काम क्या है, तो प्रोटीन कोशिकाओं, जीव द्रव्यों एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। इतने सारे काम प्रोटीन का होता है। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकार एवं मेरेस्मस नामक रोग होता है। क्वाशियोकार एवं मेरेस्मस, ये 2 प्रकार के रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, जिनके हाथ और पैर काफ़ी पतले होते हैं, पेट बाहर की ओर निकला होता है, तो वे क्वाशियोकार नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं। जबकि मेरेस्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, उनमें कसावट नहीं हो पाती है। और बड़े लोगों में भी जिनमें प्रोटीन की कमी होगी तो उनकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। अब हम प्रोटीन परीक्षण के बारे में समझते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो यदि खाद्य पदार्थ ठोस के रूप में है तो उसका चूर्ण बना लेंगे या फिर उसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। अब इस पेस्ट को या चूर्ण को थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी मात्रा एक प्रखनली में लेंगे, इसमें 10 बूंद जल डालेंगे, फिर इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालेंगे और 10 बूंद जो है वो कास्टिक सोडा की डालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि खाद्य पदार्थ का चूर्ण बना लेंगे, इसकी थोड़ी सी मात्रा प्रखनली में लेंगे और प्रखनली में 10 बूंद जल डालना है। इसके बाद क्या करना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। अब यदि उस पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन उपलब्ध है। यदि प्रखनली का पदार्थ जो है बैंगनी रंग का हो जाता है तब हम समझेंगे कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की परीक्षण कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं वसा की ओर। वसा को लिपिड भी कहा जाता है। तो वसा क्या होते हैं, सबसे पहले इससे समझते हैं कि वसा क्या होते हैं। तो वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसमें अत्यधिक कैलोरी होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम वसा इक्वल टू 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की तुलना में 1 ग्राम वसा की जो ऊर्जा उत्पादकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। वसा जल में अविलेय होते हैं एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलेय होते हैं। वसा के मुख्य स्रोत क्या है, तो वसा के मुख्य स्रोत की बात करें तो जितनी भी तिलहन चीज़ें हैं जिससे तेल निकलता है या डायरेक्ट जो हम तेल खाते हैं उनमें वसा होता है। साथ ही साथ घी, मक्खन, बादाम इत्यादि चीज़ों में वसा भरपूर मात्रा में होती है। तो सभी प्रकार के वनस्पति तेल, घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडे का पीला भाग जिसको यॉक कहते हैं, जर्दी कहते हैं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, मछली इत्यादि में वसा मुख्य रूप से पाई जाती है। अत्यधिक मात्रा में यदि वसा का सेवन कर लिया जाए
तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और इससे हृदय रोग हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक मात्रा में वसा का इकट्ठा हो जाना, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो सकता है इससे, ठीक है। इस बीमारी को हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। और लिपिड की अधिकता से मोटापा बढ़ जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग विटामिन्स की ओर। तो विटामिन्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जो अति अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ये अतिरिक्त आहार कारक या विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। विटामिन नाम का प्रयोग सबसे पहले फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किन्होंने किया था? फुंक ने किया था। इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। और ये सब जीके का क्वेश्चन हो जाता है, जीके वगैरह में पूछा जा सकता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मुख्य रूप से विटामिन के इतने प्रकार अभी तक पता चले हैं। और सबसे पहले ड्रमंड ने 1920 ईस्वी में विटामिनों का अक्षर के क्रम में नाम रखने का विचार रखा था। इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। ड्रमंड नामक एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने विटामिनों का नाम जो है वो अक्षर के क्रम में रखा था। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जो हम लोग जानते हैं, उसका विचार ड्रमंड ने दिया था। विटामिनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन और जल में अघुलनशील विटामिन, या फिर वसा में घुलनशील विटामिन। ये दो भाग विटामिनों के किए गए हैं। अब देखेंगे कि विटामिन, वैसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वे कौन कौन से हैं। तो विटामिन बी के समूह, विटामिन बी के अलग अलग समूह हैं। B1, B2, B6, B12, इस तरह के विटामिन बी के जितने भी समूह हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी, ये दोनों कैटेगरीज के जो विटामिन्स हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो ए, डी तथा के, ये तीन विटामिन जो हैं वे वसा में घुलनशील होते हैं। अब समझ लेते हैं कि विटामिनों की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक शॉर्ट में आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी होती है, जिसको बांझपन कहते हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, यानी कि रक्त की जो क्लॉटिंग होती है, किसी स्थान पर कट जाने पर थोड़े समय के बाद वहाँ पे रक्त जो है जम जाता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो तो उनके शरीर में रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमेगा, और जहाँ पे कट अगर कहीं पे शरीर पे हो गया है तो वहाँ से रक्त का रिसाव होते रहेगा। तो इस प्रकार से विटामिनों के कमी के विभिन्न रोगों को हम लोगों ने समझा। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक। इसके बाद हम लोग इसके जो आधे भाग बचे हुए हैं तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर प्रश्न उत्तरों पर आएंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।